गुड मॉर्निंग टू ऑल। भारत की भूगोल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय के लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम भारत की जो मृदाएं हैं, मिट्टियां हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम ये चाहेंगे कि जो मृदा है उसकी जो प्राथमिक जो जानकारी है वो आपको दी जाए, जिससे कि आपको पूर्व में जो आप चीज़ों ने अध्ययन आप लोगों ने किया है उनका एक रिकॉल किया जा सके। क्योंकि किसी भी क्षेत्र की मिट्टी की संरचना उसकी परिच्छेदिका के द्वारा उस मृदा के गुणों को सुनिश्चित किया जाना संभव होता है। भारत की मिट्टियों की हम बात करें तो भारत की मिट्टियों के वितरण के ऊपर जो इसके विकास की प्रक्रियाएं हैं उनका बड़ा प्रभाव रहा है। क्योंकि जो मृदाएं होती हैं वो चट्टानों का असंगठित स्वरूप के रूप में उनको परिभाषित किया जाता है। पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो असंगठित रूप से रहती हैं। अब ये जो असंगठित जो स्वरूप जो होता है चट्टानों का, जिसको मृदा के रूप में हमने परिभाषित किया, इसके निर्माण के अंदर जैविक और अजैविक सभी तरह के कारकों का योगदान होता है। इन सब चीज़ों का हम अध्ययन भारत की मिट्टियों के वर्गीकरण से पूर्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है अक्सर। सबसे पहले जो मृदा जो शब्द है वो लैटिन शब्द सोलम से आया है, जिसका जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो फर्श होता है। और जिस वैज्ञानिक शाखा के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, मृदा की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, मृदा की रासायनिक भौतिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। परिभाषित स्तर पे बात करें तो पृथ्वी के धरातल पर मिट्टियां असंगठित पदार्थों की परत है जो अपक्ष और विघटन, जैसे आपसे मैंने कहा था कि अब अपक्ष और विघटन जो घटनाएं होती है, विघटन एक प्रक्रिया जो है वो एक भौतिक क्रिया है, और वहीं अपक्ष के अंदर जो विघटन की जो प्रक्रिया है वह एक रासायनिक प्रक्रिया है। यहाँ अपक्ष और विघटन के साथ साथ अगर हम इसको ज़्यादा सही तरीके से परिभाषित करें तो अपक्ष अपर्दन के कारकों के माध्यम से, अपर्दन और अपक्ष दोनों प्रक्रियाओं को हम अनाच्छादन कहते हैं, डेनुडिएशन कहते हैं, उन दोनों के माध्यम से चट्टानों और जैविक पदार्थों से ये बनी हुई होती है। जैविक पदार्थ जो मृदा के अंदर पाए जाते हैं उनको हम ह्यूमस कहते हैं। ये आप लोगों को, जैसे वो ह्यूमस जो मिट्टी की मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो भी हो सकते हैं, वनस्पति हो सकती है, पेड़ों की पत्तियों के सड़ने गलने से जो निर्माण होता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। वनस्पति, जीव जंतु, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उससे ह्यूमस का निर्माण होता है। तो ये इसकी परिभाषा की बात की। तो यहाँ दो चीज़ें जो आपने देखी, एक तो भौतिक चीज़ें, और भौतिक चीज़ों में हमने अपक्ष और अपर्दन दोनों प्रक्रियाओं को शामिल किया जो एक अनाच्छादन का स्वरूप है। तीसरी बात है जो जैविक पदार्थ उसके अंदर उपस्थित हैं उनका यहाँ महत्वपूर्ण योगदान होगा। साथ ही जो अपक्ष और अपर्दन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो कि किसका किया जाएगा ये आपको पता होना चाहिए कि अपक्ष और अपर्दन की जो प्रक्रियाएं होती हैं विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं उनका विभिन्न प्रक्रमों द्वारा, प्रक्रम का मतलब यहाँ होता है वो माध्यम जिनसे ये क्रियाएं संपादित की जाती हैं। विशेषकर ये जो संदर्भ है जो अपर्दन के जो प्रक्रम होते हैं उसके संदर्भ में लिया जाता है। जब भौतिक प्रक्रमों की बात करते हैं, मतलब भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों की बात करते हैं, तो अपक्ष के संदर्भ में लिया जाता है जिसमें विघटन और वियोजन दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो इन दो चीज़ों के कारण, अनाच्छादन के कारण जो चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभेदित हो जाती हैं, और विभिन्न अपर्दित प्रक्रमों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका स्थानांतरण भी कर दिया जाता है। यही कारण है कि जहाँ स्थानिक जो मिट्टियाँ होती हैं, जो क्षेत्र विशेष में जहाँ चट्टानें का टूटन हुई है वहीं पर स्थिर रहती हैं, उसमें वहाँ की मौलिक चट्टानों से काफ़ी समरूपता देखने को मिलती है। लेकिन वही जो मिट्टियां अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों से, वो प्रक्रम वायु हो सकता है, वो नदी हो सकता है, वो ग्लेशियर हो सकता है, उन सब प्रक्रमों के माध्यम से जब उनका निक्षेपण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है तो वो वहाँ की आधारभूत शैलों से समरूपता नहीं रखती है। तो इस तरह के मृदाओं की जो संरचनाओं में, भौतिक संरचना में, रासायनिक संरचना में विभिन्नता क्षेत्र विशेष के संदर्भ में देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि जब हमने संरचनाओं की बात की तो मृदा मंडल क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि मृदा का भी एक एटमॉस्फेयर होता है, एक उसका एक प्रोफाइल होती है। तो जब उसको हम ये कहते हैं कि ऊपरी सतह के ऊपर सपोज हमने ये एक चीज़ ली, नीचे हमारी जो बेसिक जो रॉक्स हैं
जिसको रेगोलिथ कहते हैं, उनको हम मान लें और उसके ऊपर ये असंगठित रूप से जो चट्टानों का असंगठित स्वरूप है, जिसके अंदर जैविक पदार्थ भी मिले हुए हैं, इनका निर्माण अपक्षय, अपरदन, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है। तो ये जो ऊपर की जो असंगठित मृदा और नीचे की जो कठोर, जो बेसिक रॉक्स है, जो प्राथमिक चट्टाने हैं, या ये कहें कि जो संगठित चट्टाने हैं, उनके बीच का जो ये भाग है, ऊपर से लेके नीचे तक वाला ये जो भाग है, इसको हम मृदा मंडल के रूप में परिभाषित करते हैं। पारिभाषिक स्तर की बात करें तो हम यह देख रहे हैं कि मृदा मंडल वनस्पति आवरण तथा अपक्षय से अप्रभावित आधार सेल। वनस्पति आवरण का मतलब ये ऊपरी भाग जो पूर्व के अंदर अपक्षय की प्रक्रियाओं से अपघटित हो चुका है, लेकिन नीचे वाला जो भाग जो नीचे आधार तल में है, जो उन प्रक्रियाओं से अभी तक अपघटित नहीं हुआ है, अप्रभावित है, उन दोनों के मध्य के स्थित जो मंडल होता है उसको हम मृदा मंडल कहते हैं। और इस मृदा मंडल को जैविक भट्टी, जैविक कारखाना के रूप में भी परिभाषित करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मृदा मंडल है, यही जो वनस्पति के विकास का आधारभूत कारण होता है। आप जो भी उत्पादन करते हो मृदा के माध्यम से करते हो, और उत्पादन और उत्पादकता ये सब चीज़ें उस मृदा मंडल की संरचना के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए मृदा मंडल को जैविक भट्टी या जैविक कारखाना कहा जाता है। मृदा के अगर हम कंपोजिशन की बात करें, संगठन की बात करें, तो मृदा के अंदर क्या क्या चीज़, कितने कितने कंपोजिशंस जो मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि निर्माण की प्रक्रिया के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका असंगठित स्वरूप होता है, यानी उस जो मृदा है उसको खनिजों की जो आपूर्ति होगी वो कहाँ से होगी? जो रॉक्स हैं जिनसे उसके निर्माण की प्रक्रिया संपादित हुई है। दूसरी बात, वहाँ पर जो वनस्पति मिल रही है, जीव जंतु मिल रही हैं, उनका खुद का विघटन हो रहा है, वनस्पति वहाँ पे सड़ गल रही है, जिससे ह्यूमस का निर्माण हो रहा है। यानी कि जो जैविक पदार्थ है जो उस मृदा के अंदर पाए जाते हैं, तो वो जीवित जीव हो सकते हैं, जैविक पदार्थ हो सकते हैं, तो वो भी उस संगठक का मानक होता है। खनिज पदार्थ जैसे मैंने आपको बताया। मृदा घोल, मृदा घोल जब मृदा के अंदर जब जल की उपलब्धता होती है, तो वो जल के माध्यम से जो खनिज पदार्थों में जो जैविक अंश होता है, हो सकता है उनका स्थानांतरण ऊपर से नीचे की तरफ हो, या चट्टानों के अंदर जो खनिज होते हैं उनका स्थानांतरण आधार सेल से ऊपर की तरफ हो। तो इस तरह का जो घोल होता है, जिसके माध्यम से ये जो कैपिलरी क्रिया संपादित होती है, या ऊपर से नीचे की तरफ निक्षेपण होता है, या नीचे से ऊपर की तरफ उसका फैलाव होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उसका माध्यम होता है पानी। और उस पानी के अंदर घोल के माध्यम से ही इन पदार्थों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ स्थानांतरण होता रहता है। मृदा वायुमंडल की बात करें तो मृदा वायुमंडल का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कहा कि मृदा मंडल होता है, उस मृदा मंडल के अंदर पानी, जैविक अंश, खनिज पदार्थ, मिट्टी, सब के साथ साथ वहाँ पर वायु की उपस्थिति भी होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जल की या जल प्लावनता ज़्यादा होती है, वाटर लॉगिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर वायु की जो उपस्थिति होती है कम होती है। और जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, वहाँ पर जो वायु की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ इस मृदा वायुमंडल की हमने जब बात की तो ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मृदा जल इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, व्यतिक्रमानुपाती संबंध होता है मृदा वायु के साथ। यानी जब इस एक्स एंड वाई का जो ये व्यतिक्रमानुपाती संबंध होता है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इस तरह का जो संबंध होता है। यानी मृदा में जल की मात्रा बढ़ेगी तो मृदा में वायु की मात्रा घट जाएगी, या मृदा में वायु की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब वायु के मृदा में जल की मात्रा कम है। ठीक वैसी स्थिति मृदा में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की भी देखने को मिलती है। अगर मृदा में जब हम बात करते हैं, मृदा के अंदर जब जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, या उसका संबंध जो है ऑक्सीजन से भी होता है। लेकिन मृदा के अंदर एक सामान्य अगर हम बात करें, इसको छोड़ भी दें, तो मृदा में सामान्य अगर हम बात करें तो मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर वनस्पति है, जीव जंतु हैं, उनके द्वारा निरंतर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका मृदा के अंदर बहिस्राव होता रहता है, वो छोड़ते रहते हैं, इसलिए उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, क्योंकि उस ऑक्सीजन का वहाँ पर वनस्पति और जीव जंतुओं के द्वारा कंजप्शन होता है, अवशोषण होता है, इसलिए मृदा में तुलनात्मक रूप से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ये परसेंटेज की हमने बात की कि भाई
कितना परसेंट इसमें होता है, तो 5 से 12% तक जीवित जीव या जैविक पदार्थ होते हैं। 38 से 47% तक खनिज पदार्थ होते हैं। मृदा घोल जो होता है वो 15 से 35% होता है। मृदा वायुमंडल 15 से 35% होता है। अब यहाँ आपसे सवाल जो पूछा जाता है, जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो वो कहता है कि मृदा के कंपोजिशन के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि खनिज पदार्थों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। और जो जीव जो जंतु मृदा के अंदर पाए जाते हैं, उनको मृदा जीव या इडेफंस भी कहते हैं। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट स्लाइड अगर देखें, तो यहाँ हम मिट्टियों के संदर्भ में जो मैंने आपको इसमें स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि मृदा जो है उसके अंदर जो उसका महत्व क्या है, उसके अंदर मृदा की संरचना क्या है, या मृदा संरचना का क्या महत्व है। मृदा संरचना से मतलब क्या होता है, उसको हमने यहाँ परिभाषित किया है। मिट्टियों के कण के आपस में पिंड के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन संगठित पिंडों को ही मिट्टी की संरचना कहते हैं। कहीं न कहीं ये जो है मिट्टी की भौतिक संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जो कण आपस में किस तरह से जुड़ रहे हैं, किस तरह से संगठित हो रहे हैं, और उन पिंडों की संरचनाओं का जो हम अध्ययन करते हैं, जो स्वरूप का अध्ययन करते हैं, उसको मिट्टी की संरचना कहा जाता है। इस मृदा संरचना का महत्व क्या है, क्योंकि ये मृदा संरचना ही वो है जो मृदा के वायु व जल धारण करने की क्षमता को निर्धारित करती है। हो सकता है कि कहीं पर जो संरचनाओं में चिकनी मिट्टी होती है, उसकी धारण बलुई मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, उसकी संरचना के अंदर या उस पिंडीय संरचना के रूप में अंतर होने के कारण ही उसके जल और वायु को धारण करने की क्षमताओं में अंतर देखने को मिलता है। मृदा में जैविक व खनिज तत्वों का प्रतिनिधित्व को निर्धारित करने में जो मृदा की संरचना का जो अध्ययन है, उसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिट्टियों में जल के क्षैतिज व लंबवत संचरण को निर्धारित करती है। आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जहाँ पर मिट्टियाँ जो कम पोरस होती हैं या जिनमें सरंध्र कम पाए जाते हैं, वहाँ पर उसमें लंबवत संचलन की तुलना में क्षैतिज संचलन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक इसके विपरीत स्थिति होगी तो लंबवत संचलन ज़्यादा देखने को मिलेगा। मिट्टियों के अपरदन की प्रकृति व दर को भी जो मिट्टी की जो संरचना है वो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। मिट्टी की संरचना किस तरह की है, मिट्टी कितनी जल्दी जल के साथ घुलनशील है, या विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा वो किस तरह से प्रभावित होती हैं, ये सब चीज़ें मिट्टी की संरचना के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये मृदा संरचना का महत्व है जो हमें यहाँ स्पष्ट होता है। अब ये जो मिट्टी के जो कण हैं, अगर वो एकाकी रूप में पिंडीय रूप में मिलते हैं तो उनको हम पैड कहते हैं। और जब ये इनमें टूटन हो जाती है, जब आप जुताई करते हैं तो आप करते क्या, खेतों में हम देखते हैं कि आप जब उत्पादन कर लिया, उसके बाद हमने कटाई कर ली, उसके बाद मिट्टी को छोड़ दिया जाता है, तो उस मिट्टी के टीले बन जाते हैं, छोटे छोटे टीले बन जाते हैं। तो वो जो संगठित रूप था, पिंड समूह होता है, उसको पेड़ कहते हैं। लेकिन जब उसकी जुताई कर दी जाती है, उसमें टूट जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, तो उसको क्लाउड या डेला के रूप में परिभाषित करते हैं। पेड़ों तथा एकाकी मोटे कणों वाले खनिजों के चारों तरफ विभिन्न पदार्थों का एक लेप मिलता है, कोटिंग मिलती है। इस कोटिंग को युक्त जो पेड़ों से मतलब पेड़ नहीं है, या पेड़ है को, उसको हम कुटान कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो पेड़, ये वाले पेड़ जो मिट्टी के जो एकाकी या पिंड होते हैं उनकी बात कर रहा है, या एकाकी मोटे कण, जब उसको जुताई कर दी गई तो उन खनिजों की तरफ चारों तरफ एक कोटिंग हो जाती है, तो उस कोटिंग को ही हम कुटान कहते हैं। तो ये हमारे लिए इस संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अब आता है मृदा पार्श्विका, मृदा प्रोफाइल, या उसका जो सॉइल हॉरिजॉन्स होता है। यानी जब हम मृदा मंडल की बात की, हमने मृदा मंडल की बात की, तो उस परिभाषा में हमने ये स्पष्ट किया कि ऊपर और नीचे की जो अपक्षय प्रक्रियाओं से अप्रभावित जो चट्टानें हैं, उन बीच के अंदर जो भाग है, उसके अंदर संरचनाओं में क्या अंतर मिलता है, लंबवत संरचनाओं में क्या अंतर मिलता है, उसको ही हम मृदा पार्श्विका कहते हैं। और इस मृदा पार्श्विका का निर्माण उन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ पर जो जलवायु दशाएं, अपरदन अपक्षय की प्रक्रियाएं, ये सब एक नियंत्रित स्थिति में होती है। लंबे समय तक उस क्षेत्र के अंदर वो इन अपरदन की प्रक्रियाओं से अप्रभावित रहता है। उन क्षेत्रों के अंदर जो है, जो मृदा पार्श्विका है, उसका स्पष्ट निर्माण होता है। क्योंकि यदि किसी क्षेत्र से नदियां अपरदन के द्वारा दूसरे क्षेत्र के अंदर निक्षेपण मिट्टी का करते हैं, तो ये नीचे का जो है अपक्षय और अपरदन, जो अपक्षय की जो प्रक्रियाएं, वो इसके जमाव के कारण नीचे वाली अप्रभावित रहेगी। यानी इसकी संरचना, इस संरचना का नीचे वाली संरचना से कोई संबंध नहीं है। तो उस तरह से मृदा पार्श्विका का निर्माण नहीं हो पाता। लेकिन लंबे समय तक यहाँ पर अपक्षय की प्रक्रियाएं हो रही हैं, वह पाई जानी जो वनस्पति है उसका, जीव जंतुओं का उसमें निक्षेपण हो रहा है, नीचे से
अपक्षय की प्रक्रियाएं निरंतर हो रही है। तो यहाँ एक लंबवत स्वरूप स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जिसमें कहीं न कहीं यहाँ आंतरिक संरचना और बाह्यिक संरचनाओं का एक स्पष्ट विकास की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम पारिभाषिक स्तर पर बात करें तो मृदा पार्श्विका का मतलब ये होता है कि भूतल तथा नीचे स्थित आधार, भूतल से मतलब ऊपर की परत, और आधार सेल बेसिक जो रॉक से नीचे की तरफ, के द्वारा ऊपरी के मध्य स्थित समस्त मृदा मंडल के लंबवत स्तरों के सामूहिक रूप से मृदा पृच्छिका या मृदा पार्श्विका कहते हैं। जब हम संस्तर की बात करते हैं तो उसको स्ट्रक्चरल डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, उस संरचना में अंतर के आधार पर। ये पार्श्विका तो हो गया ऊपर से नीचे तक, और ये जो संस्तर हमने निर्मित किया, तो यहाँ मृदा परिच्छेदिका में भौतिक व रासायनिक संगठन, जैविक तत्वों, मृदा संरचना आदि की विशिष्ट विशेषताओं वाले स्तर। यानी जब मृदा पार्श्विका को हमने डिवाइड किया तो उसका डिवाइड का आधार भी तो कोई रहेगा कि ऊपरी भाग के अंदर संरचना में क्या अंतर है, क्या ह्यूमस की मात्रा ऊपर जाता है, नीचे की तरफ जाएं तो संरचनाओं में क्या अंतर है, क्या ह्यूमस की मात्रा उसमें कम है, नीचे की तरफ जाएं जहाँ बेसिक रॉक्स है उसके अंदर जो खनिज पदार्थ हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है, और ऊपर की तरफ जाएं तो खनिज पदार्थों की मात्रा में कम है। तो यहाँ एक स्पष्ट अंतर इसके अंदर देखने को मिलता है। तो उसी को हम मृदा संस्तर कहते हैं, जिसमें भौतिक व रासायनिक संगठन में, जैविक तत्वों में, मृदा संरचना में अंतर देखने को मिलता है। अब यहाँ मृदा परिच्छेदिका की बात की तो दो चीज महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होता है जैविक संस्तर, तो ये आपके लिए, और एक होता है खनिज संस्तर। खनिज संस्तर जो होता है नीचे की जो बेसिक रॉक्स होता है उससे संबंधित होता है, और जैविक स्तर होता है कि जहां ऊपर के मृदा के ऊपरी भागों के अंदर जो मृदा में पाए जाने वाले जीव जंतु, साथ ही मृदा के ऊपर जो घूमने वाले जीव जंतु वो, और ऊपर जो वनस्पति होती है वो, उन सब का जो संस्तर होता है वो, उसको हम जैविक, यानी कि जैविक जो प्रक्रियाएं हैं उनका जब योगदान ज़्यादा होता है वो जैविक संस्तर में होता है। उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, O1 और O2। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। मैं एक आपको सोइल प्रोफाइल दिखाऊंगा। खनिज संस्तर की हम बात करते हैं तो उसको हमने अलग अलग उसमें डिवाइड किया, A1, A2, A3, B1, B2 और B3, C1 और D या R जो है, इस तरह से खनिज संस्तर को दो भागों में इस तरह से हमने डिवाइड किया। अब यहाँ हमने सॉइल प्रोफाइल की बात की है। अब यहाँ जो सॉइल प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने का कारण यही है कि ये जो ऊपरी जो परत है उसके अंदर O यानी ऑर्गेनिक, O से मतलब ऑर्गेनिक, O1 और O2, ऑर्गेनिक 1, ऑर्गेनिक 2। अब इसमें होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर है, इसलिए हमने इसको अंतर बताया। इसी को संस्तर कहते हैं। ये ऊपर तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक तो हमारी सॉइल प्रोफाइल हो गई, और उसके बाद हमने ये जो डिवाइड किया है इन सबको, ये हमारे संस्तर हो गया जो इनकी भौतिक और रासायनिक और जैविक संरचनाओं में अंतर को स्पष्ट करता है। अब यहाँ O1 की जो बात करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी खास बात तो होती है कि यहाँ जो ऑर्गेनिक जो जैविक जो अंश होते हैं वो अभी तक पूरी तरह डिकम्पोज्ड नहीं हुए हैं, अपघटित नहीं हुए हैं, अभी तक वो डिकम्पोज्ड स्थिति के अंदर है। जबकि O2 की हम जब बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिक या जैविक जो जीव जंतु और वनस्पति के द्वारा जो वहाँ पर अपघटन हो चुका है उनका पूरी तरह डिकम्पोज्ड हो चुके हैं, यानी ह्यूमस जो होती है, ह्यूमस मैंने बताया यानी ह्यूमिफिकेशन, यानी ह्यूमस के होने की जो प्रक्रिया होती है उसको ह्यूमिसीकरण कहते हैं। तो वो प्रक्रिया यहाँ O2 स्तर के अंदर अच्छे से संपादित हो चुकी है। अब हमने इसको फिर नीचे की तरफ हम गए, यहाँ O1 या O2 के अंदर जो ऑर्गेनिक जो कंपोजिशन है, जैविक जो अंश है उसकी मात्रा ज़्यादा मिलती है। ऊपर वाले में जो अपघटन नहीं होता है, नीचे वाले में अपघटन जैविक अंशों का हो चुका होता है। और A1 जब हम बात करते हैं तो A1 के अंदर जो मृदा मिलती है वो डार्क कलर की होती है। इसके अंदर जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स दोनों जो हैं मिक्स अवस्थाओं में मिलते हैं। ये एक यहाँ पर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमस जहाँ मिल गई, मृदा के अंदर जो खनिज पदार्थ ज़्यादा मिल गए, तो वहाँ पर इस तरह की जो जैविक जो गतिविधियाँ हैं वो ज़्यादा संचालित होगी, क्योंकि वहाँ पर जो वनस्पति है, जीव जंतु है, वहाँ को उनको ज़्यादा पोषण प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने अंतर क्या देखा कि यहाँ ऑर्गेनिक A1 के अंदर हमें ऑर्गेनिक कंपोजिशन है वो भी मिल रहे हैं, साथ ही में हमें जो मिनरल्स होते हैं वो दोनों ही स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। फिर हम बात करते हैं A2 की। ये इसका जो कलर होता है वो लाइट होता है। उसका लाइट होने का कारण क्या है कि इसके अंदर जो ऊपर के जो जैविक अंश है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और साथ में जो खनिज पदार्थ है वो तो नो डाउट ज़्यादा होते हैं, लेकिन
ऊपर के जो जैविक अंश की कमी के कारण इसका जो कलर होता है वो लाइट होता है। और यहाँ जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये होता है कि यहाँ से जो सिलिकेट मृदा लौह अयस्क जो हमने मृदा घोल की बात की थी उसके माध्यम से यहाँ जो पदार्थ है ऊपर से नीचे की तरफ जो है उनका निक्षेपण होने लग जाता है। और ऊपर से नीचे की तरफ जो निक्षेपण होता है उस प्रक्रिया को हम अपवहन की प्रक्रिया कहते हैं, एलोविएशन की प्रक्रिया कहते हैं। इसीलिए ये A2 जो संस्तर है उसको हम अपवहन मंडल की संज्ञा भी दी जाती है। ये गतिविधि अब उसमें क्या चीज़ें हैं जो नीचे की तरफ जाती है, उसमें सिलिकेट हो सकता है, उसमें मृत्तिका हो सकती है, लौह अयस्क हो सकता है, उनका निचले की तरफ मूवमेंट होता है। A3 की जब हम बात करते हैं तो A3 जो है जो A से इसकी जो समरूपता है समांगता है वो ज़्यादा होती है B1 के कंपैरेटिव में। यानी यहाँ जो प्रभाव होगा A का ज़्यादा होगा, ट्रांजिशनल बिटवीन A टू B बट लाइक A देन B, यानी A से इसकी जो संरचना है समरूपता है वो ज़्यादा है B की तुलना में। ये एक संक्रमण क्षेत्र है। जब हम B1 की बात करते हैं तो ये B के ज़्यादा नज़दीक है और इसके अंदर जो B की जो संरचनाएं हैं उसका प्रभाव A की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आप बात करते हैं B2 की। अब B2 की जो बात करते हैं इस मंडल को हम कहते हैं विनिक्षेपण मंडल, इलुविएशन। अब यहाँ ध्यान रखना ELUVIATION यानी अपवहन मंडल और ILLUVI यानी विनिक्षेपण मंडल। तो वहाँ जो A2 से जिन पदार्थों का नीचे की तरफ अपवहन हुआ उन पदार्थों का जाके जमाव कहाँ हो गया, B2 के अंदर। और इस जमाव के कारण इस परत को B2 परत को विनिक्षेपण मंडल की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ एक्यूमुलेशन होता है यानी एकत्रीकरण होता है सिलिकेट्स का जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ऑक्साइड्स का यानी आयरन जो हो रहा है उसका, ऑर्गेनिक मैटर जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं उनका यहाँ पर निक्षेपण होता है। और उस निक्षेपण की जो प्रक्रिया आपसे पूछा जा सकता है, बड़ी प्रतिपरीक्षाओं के अंदर पूछते ही हैं, विनिक्षेपण मंडल कौन सा होता है, अपवहन मंडल कौन सा होता है, कौन सी पार्श्विक जो संस्तर है उससे जो चीज़ें हैं वो अपवहन करके विनिक्षेपित होती हैं। B3 की बात करें तो मैं जैसे कहा कि B से ज़्यादा समरूपता होगी, C से कम होगी। ये एक ट्रांजिशन होता है B और C के बीच में, लेकिन ये B के ज़्यादा नज़दीक है, B की संरचनाओं से ज़्यादा समरूप रखती है C की तुलना में। C की बात करें तो इसके साथ भी वही है कि ये C से ज़्यादा समरूप रखती है B की तुलना में। अब यहाँ होता क्या है, ये जो पेरेंटल जो रॉक्स होती हैं, जो आधारभूत संरचनाएं होती है जहाँ से खनिज पदार्थों की प्राप्त होती है, वहाँ पे वेदर्ड होती हैं, यानी वहाँ पर जो अपक्षय की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। और यहाँ वेदरिंग की जो प्रक्रिया है ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़ी हुई होती है। इस वाली C जो परत है उसको हम सब सरफेस होरिजोन भी कहते हैं, इसको रेगोलिथ भी कहते हैं, इसको अधः संस्तर भी कहते हैं, इसको ग्ले परत भी कहते हैं, इसको रिगोलिथ भी कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए। R होती है ये कंसोलिडेटेड रॉक होती हैं, इसके अंदर उतना अपक्षय की प्रक्रियाएं संपादित नहीं होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं मृदा पार्श्विका से जुड़ी हुई हैं। तो इस स्लाइड के अंदर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ह्यूमिनिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन कहाँ होता है, अपवहन कहाँ होता है, विनिक्षेपण कहाँ होता है, या ग्ले लेयर किसे कहते हैं, रिगोलिथ किसे कहते हैं। तो ये इस स्लाइड से हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि मृदा का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उसकी उत्पत्ति किस तरह से होती है। आप सोच रहे होंगे कि सर भारत में हम मिट्टियों का सीधा ही अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे विभिन्न बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव से आपसे बता रहा हूँ कि आपसे वो अपेक्षा करता है कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो और आपको वो टेक्निकल चीज़ें आपको स्पष्ट करनी चाहिए जो मृदा के फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। और मृदा का जो फॉर्मेशन है वो मृदाओं के जो बेसिक जो लक्षण होते हैं उसको निर्धारित करता है। अगर हम मृदा निर्माण प्रक्रम की बात करें तो उन भौतिक, रासायनिक, जैविक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं को मृदा निर्माणक प्रक्रियाएं कहती हैं। यानी उसमें जो रोल है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब जो क्रियाएं हैं। अब इसमें मृदा समृद्धि, मृदा क्षति, मृदा का विस्थापन, पदार्थों का रूपांतरण, तो समृद्धि और ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये क्षति, समृद्धि, ये सब चीज़ें जो प्रक्रियाएं हैं ये सब जुड़ी हुई हैं अपक्षय से, अपर्दन से। चट्टानों का जो अपर्दन अपक्षय होता रहता है। समृद्धि की जो बात करते हैं तो मृदा के ऊपरी संस्तर के अंदर जो जैविक जो पदार्थ होते हैं, ह्यूमस का ह्यूमिफिकेशन की जो घटनाएं होती है वो। मृदा क्षति का मतलब अपक्षय के बाद जो पदार्थों का अपर्दन के विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया दिया जाता है, या जो अभी हमने पार्श्विका के अंदर पढ़ा
एलोविएशन, इलोविएशन, कैपिलरी एक्शंस जो होते हैं कि यानी नीचे से पदार्थ जो होते हैं खनिज पदार्थों का ऊपर की तरफ जो स्थानांतरण होता है वो कैपिलरी एक्शन कहलाती है। जो कैपिलरी जो होती है, पेड़ जो होते हैं मृदा से जो खनिज पदार्थ या जो जैविक जो है चीज़ें प्राप्त करते हैं वो सब इस कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही पदार्थ करते हैं। पदार्थों का रूपांतरण होता रहता है। वो रूपांतरण भौतिक क्रियाओं से भी हो सकता है, रासायनिक क्रियाओं से भी हो सकता है, वो जैविक क्रियाओं से भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मृदा निर्माण प्रक्रम से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि ये मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको कौन कौन से जो कारक है वो प्रभावित करते हैं। अब यहाँ मैं जलवायु से पहले अगर मैं मूल कारक की बात करूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी जहाँ से जो खनिज पदार्थों की उपलब्धता होती है, तो उपलब्धता कहाँ से होगी? वो उपलब्धता होगी वहाँ स्थानीय स्तर पर मिलने वाली जो चट्टानें हैं, या वो स्थानांतरण के माध्यम से कहीं दूसरी जगह भले ही विभिन्न अपर्दन के प्रक्रियाओं में द्वारा स्थानांतरण होता है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ से? वो मिलेगा उन बेसिक रॉक से। वो जो रिगोलिथ जो है नीचे की तरफ जो मिलती है उनसे, उनका निरंतर अपक्ष और अपर्दन होता रहता है उन प्रक्रियाओं से। जलवायु के जो कारक है वो वहाँ की जो अपक्षय की प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही वहाँ पर पानी की उपलब्धता, वायुमंडल की जो गैसीय संरचना है उनका, वो सब चीज़ें उसी के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। अगर वहाँ पर जो वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, अपर्दन की मात्रा ज़्यादा है, तो सोइल के फॉर्मेशन की प्रक्रियाएं ज़्यादा होंगी। साथ ही मौलिक पदार्थ की बात करें तो वहाँ पर चट्टानें किस तरह की हैं, सॉफ्ट हैं या कठोर चट्टानें हैं, उसके ऊपर अपक्षय की जो प्रक्रियाएं हैं वो तेज होंगी, कम होंगी, उसके अंदर कितने रंध्र पाए जाते हैं, यानी वो पोरस है तो उसका अपक्षय ज़्यादा होगा तो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया ज़्यादा जल्दी संपादित होगी। वो कठोर चट्टानें हैं तो उसके ऊपर अपक्षय का प्रभाव कम होता है तो वो सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्लो होगी। ये सब चीज़ें वहाँ पे धरातलीय कारक, उसके अंदर जो अल्टीट्यूड है, ढाल है, जहाँ पे ढाल ज़्यादा होगा वहाँ पे अपक्षय भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ से जो अपक्षित पदार्थ होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल जो उसका फोर्स होता है उसके कारण नीचे की तरफ चले जाते हैं। फिर उसका वेदरिंग की प्रक्रिया संपादित होती है, तो जो ढाल होता है वो भी उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है। जहाँ ढाल कम होता है वहाँ अपक्षय की प्रक्रिया ज़्यादा स्लो होती है। ऊपर की तरफ अपक्षित पदार्थों का जो निक्षेपण हो ज़्यादा रहने से नीचे के पदार्थों को सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। तो वो चीज़ें भी है। जैविक कारक भी मृदा की जो प्रक्रियाएं हैं उसकी गुण हैं उनको सबको निर्धारित करते हैं। ह्यूमस की मात्रा कितनी है, ह्यूमस की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करेगी? जो मृदा के अंदर पाए जाने वाले, साथ ही उस मृदा के अंदर उपस्थित जो वनस्पति है उनके क्षय से कितनी मात्रा हमें प्राप्त हो रही है। ये सब चीज़ें जो मृदा के फॉर्मेशन को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं। अब यहाँ जैविक कारक तो एक जैविक इकाई होगी, लेकिन जो बेसिक रॉक्स हैं, स्लोप हैं, ये एक फिजिकल है। ये अजैविक पदार्थ हो गए जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो मृदा जो है उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसके अंदर इन विभिन्न कारकों का क्या योगदान होता है। क्योंकि जैसे भारत के प्रायद्वीप की बात करूं तो आपसे मैंने कहा कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। यहाँ पे जो प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ जो मृदा का निर्माण हो रहा है उसके अंदर उन स्थानीय चट्टानों की संरचनाओं का, उसके रासायनिक संरचना का, उसमें उपस्थित खनिज पदार्थों का वो महत्वपूर्ण योगदान होगा। उत्तरी भारत की बात करें तो यहाँ पर जब हमने कहा 38 भारत का अवशेष है, यहाँ निक्षेपण की प्रक्रियाएं अलग हुई हैं। यहाँ पे जो नीचे की जो चट्टानें हैं उससे उसकी समरूपता नहीं होती, क्योंकि वो दूर से अपर्दन और अपक्ष से लाए हुए पदार्थों के निक्षेपण से, तो उनकी विशेषताएं अलग होगी। जहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर पाए जाने वाली मिट्टियों में लीचिंग की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, तो उनकी संरचनाओं में अंतर मिलता है। जहाँ पे डेजर्टिक स्थितियाँ मिलती हैं, डेजर्ट मिलते हैं, वहाँ पे जलवायु इस तरह की होती है कि वो वहाँ की जो मृदा है उसमें बलुई नेचर की मिलती है। वहाँ पे अगर पानी की उपस्थिति होती है तो जल प्लवनता की समस्या ज़्यादा मिलती है। मृदा से खनिज पदार्थों को ऊपर निक्षेपण ज़्यादा मिल जाता है। यही कारण है कि पश्चिम राजस्थान के अंदर मृदा के अंदर जिप्सम की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जिप्सम जो है मृदा से ऊपर की तरफ एक कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा आ गया, क्योंकि ये भी एक लंबे समय तक समुद्री का अवशेष या 33 का अवशेष रहा था। तो वो सब चीज़ें कहीं न कहीं जहाँ वनस्पति का विकास ज़्यादा होता है वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी, तो मिट्टी की संरचना को निर्धारित करती हैं। कई जगह अभी भी नई मृदा का निर्माण हो रहा है, उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है,
उसको हम पिट सॉइल के रूप में परिभाषित करते हैं। कहीं पर मानवीय गतिविधियों के कारण भी जो मृदा की जो संरचना है उसके अंदर परिवर्तन होने से उसकी उत्पादकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसकी नेचुरल जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर पड़ता है। तो वो सब चीज़ें हम अध्ययन करेंगे इस सामान्य जानकारी के बाद, क्योंकि इन सामान्य जानकारियों के माध्यम से ही हम वास्तविक स्तर पर चीज़ों को समझ पाते हैं। ओके, धन्यवाद।